बधाई हो अन्ना। एक बेहद खूबसूरत लेकिन ठंडी आंखों वाली महिला मेरे सामने खड़ी थी। उसने मेरी तरफ एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट बढ़ाई। नाटक करना बंद करो। इस बच्चे को एक पिता की जरूरत है और मैंने तुम्हें चुना है। आज से तुम मेरे घर में रहोगे और मेरे बच्चे के पिता बनोगे। मैंने रिपोर्ट अपने हाथ में ली। उस पर लिखी 99.999% की संभावना ने मेरी आंखें चौंका दी। मेरा नाम ली छुआन है। सिर्फ 3 दिन पहले तक मैं बिजनेस की दुनिया का एक सफल कारोबारी था, लेकिन एक सोची समझी कार दुर्घटना में मेरे ही परिवार ने मेरी जान ले ली। और जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी और दुनिया में था, एक ऐसे आदमी के शरीर में जिसका नाम भी लीचुआन था। 24 साल का डिलीवरी बॉय, अपनी पत्नी के घर में रहने वाला एक ऐसा आदमी जिसकी इज्जत वहां एक कुत्ते से भी कम थी। और मेरे सामने खड़ी महिला थी बेइचेंग की सबसे मशहूर बिजनेसवुमन गुचिंगान। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक सौदा था। मैं तुरंत समझ गया कि उसे अपने बच्चे के लिए एक नकली पति और पिता चाहिए। मैं हल्का सा मुस्कुराया। किस्मत भी अजीब मजाक करती है। अभी अभी मैं अपने परिवार के जाल से निकला था और अब एक और ताकतवर महिला के जाल में फंस गया था। लेकिन मुझे बाघों से डर नहीं लगता। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। गुचिंगान की भौहें हल्की सी उठीं। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि एक डिलीवरी बॉय उसके सामने शर्त रखेगा। मैं अपनी पुरानी इलेक्ट्रिक बाइक लेकर लियू परिवार के घर पहुंचा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक तकिया उड़कर मेरे चेहरे के पास से निकला। ली छुआन, तुम अब घर आ रहे हो? क्या अपनी मां को भूखा मारना चाहते हो? मेरी सास लियू शुए कमर पर हाथ रखकर चिल्ला रही थी। सोफे पर बैठी मेरी पत्नी लियू रुआन ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो अपने फोन पर महंगी चीजें देख रही थी। मां, इस बेकार आदमी पर अपना समय मत बर्बाद करो। इसे खाना बनाने दो, मुझे भूख लगी है। मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा। पिछले 3 साल की यादें मेरे दिमाग में बाढ़ की तरह लौट आईं। इस घर में मैं पति नहीं था, मैं एक मुफ्त नौकर था। एक ऐसा इंसान जो हर महीने अपनी कमाई घर में देता था और बदले में सिर्फ गालियां सुनता था। मैंने अपनी डिलीवरी वाली बैग मेज पर रखी। लियू शुए ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हें पैसे कमाने की कोई समझ नहीं है, अब जवाब भी देने लगे हो। वह मेरी तरफ बढ़ी। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा। मुझे हाथ मत लगाना। मेरी बात सुनकर वह वहीं रुक गई। ऐसा लगा जैसे वह मुझे पहली बार देख रही हो। लियू रुआन ने आखिरकार अपना फोन नीचे रखा। ली चुआन, तुम अपनी हद भूल रहे हो। मेरी मां से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। फिर अपनी जेब से एक कागज निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। लियू रुआन, हम तलाक ले रहे हैं। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। लियू रुआन ने कागज उठाया। कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर अचानक हंसने लगी। तलाक? ली चुआन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम एक डिलीवरी बॉय हो, मुझे छोड़कर जाओगे तो सड़क पर सोओगे। मेरी सास भी तुरंत भड़क उठी। हमने तुम्हें 3 साल तक पाला है, अब जब तुम बड़े हो गए हो तो हमें छोड़कर भागना चाहते हो? अगर तलाक चाहिए तो पहले 3 साल का खर्च वापस करो, 5 लाख रुपए भी कम होंगे। मैं उनकी लालची आंखों को देखता रहा, फिर हंस पड़ा। 5 लाख? इन 3 सालों में मेरी कमाई से तुम लोगों ने जितना खर्च किया है उसका हिसाब लगाओ। मैं इस घर में रहता था, लेकिन खाना भी अक्सर अपना ही खरीदता था, कपड़े भी खुद लेता था। लियू रुआन गुस्से से चिल्लाई, तुम हमारे घर में खुद आए थे, अब एहसान जता रहे हो? मैं धीरे से खड़ा हुआ। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली बेशर्मी किसे कहते हैं। मैंने अपना फोन निकाला और एक वीडियो चला दिया। वीडियो में लियू रुआन एक अमीर आदमी के साथ बेहद करीब बैठी हुई थी। वह आदमी उससे कह रहा था, तुम अपने पति को कब तलाक दोगी? मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। लियू रुआन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। तुमने मेरा पीछा किया? नहीं, मैंने मुस्कुराकर कहा। मैं कल उसे खाना देने गया था। वह अपने दोस्तों के सामने तुम्हारी तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि तुम उसके पीछे पागल हो। लियू शुए मेरा फोन छीनने के लिए आगे बढ़ी। मैंने उसका हाथ रोक दिया। अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दिया तो यह वीडियो कल पूरे मोहल्ले में होगा। लियू रुआन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार उसने कागज पर हस्ताक्षर कर दी। ली छुआन, तुम्हें इसका पछतावा होगा।
तुम पूरी जिंदगी एक बदबूदार डिलीवरी बॉय ही रहोगे? एक दिन घुटनों पर बैठकर मेरे पास वापस आओगे? मैंने तलाक के कागज उठाए। चिंता मत करो, चाहे मैं मर भी जाऊं, इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगा। मैं घर से बाहर निकल आया। आसमान अंधेरा था, लेकिन सितारे बहुत साफ दिखाई दे रहे थे। लियू परिवार वाला ली छुआन आज मर चुका था। आज से मैं सिर्फ ली छुआन था, एक डिलीवरी बॉय और एक ऐसा आदमी जो जल्द ही अपनी जिंदगी बदलने वाला था। गुचिंगहान की विला बेइचेंग के सबसे महंगे इलाके में थी। जब मैं अपनी पुरानी इलेक्ट्रिक बाइक पर वहां पहुंचा तो गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरे कपड़ों पर अभी भी डिलीवरी का सामान लगा हुआ था। मैंने गुचिंगहान को फोन किया। काफी देर बाद उसने फोन उठाया। क्या हुआ? मैं गेट पर हूं, सिक्योरिटी मुझे अंदर नहीं आने दे रही। कुछ देर बाद एक काली लग्जरी कार मेरे सामने आकर रुकी। गुचिंगहान कार से उतरी। उसने सिक्योरिटी गार्ड से कुछ कहा और फिर मेरी तरफ देखा। कार में बैठो। मैं नहीं हिला। मेरी बाइक? मैंने पीछे खड़ी अपनी पुरानी इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ इशारा किया। गुचिंगहान ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूं। उसे फेंक दो। नहीं, ये मेरी जिंदगी बचाने वाला साधन है। कार के अंदर बैठे ड्राइवर और बॉडीगार्ड ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। शायद किसी ने गुचिंगहान को इस तरह जवाब देने की हिम्मत नहीं की थी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली। इसे भी साथ आने दो। और इस तरह करोड़ों की कार आगे चल रही थी। उसके पीछे मेरी टूटी फूटी इलेक्ट्रिक बाइक धीरे धीरे चल रही थी। विला के अंदर पहुंचते ही एक अधेड़ उम्र का हाउसकीपर हमारे स्वागत के लिए आया। मैडम, आप वापस आ गईं। गुचिंगहान ने अपना बैग सोफे पर रखा। इसके लिए एक कमरा तैयार करो। हाउसकीपर ने मुझे देखा। उसकी आंखों में साफ लिखा था कि वह सोच रहा था, मैडम ने आखिर किस तरह के आदमी को घर में लाया है। गुचिंगहान ने मेरे सामने एक फाइल रखी। साइन करो। मैंने फाइल खोली। यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एग्रीमेंट था। शर्तें साफ थीं। मैं उसके बच्चे का पिता बनकर उसके साथ नकली पति की तरह रहूंगा, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता और उसकी विरासत सुरक्षित नहीं हो जाती। बदले में वह मुझे 1 करोड़ रुपये देगी और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मेरी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाएगी। मैंने दस्तावेज को ध्यान से देखा। पिछली जिंदगी में मैं अरबों के कारोबार का मालिक था और अब मैं खुद को सिर्फ 1 करोड़ में बेच रहा था। गुचिंगहान ने पूछा, कम लग रहा है? नहीं। मैंने पेन उठाया। बस कुछ शर्तें बदलनी होंगी। मैंने एक लाइन पर निशान लगाया। पार्टी बी को पार्टी ए की हर बात बिना शर्त माननी होगी। इसे हटाइए और यह भी लिखिए कि कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आप मेरी निजी जिंदगी में दखल नहीं देंगी। गुचिंगहान की आंखें ठंडी हो गईं। तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो। मैंने अगली लाइन लिखी, गू ग्रुप के 1% शेयर। उसने टेबल पर हाथ मारा और खड़ी हो गई। ली चुआन। मैं बिल्कुल शांत रहा। मैडम गू, आप गलत समझ रही हैं। इस समय आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी नहीं। आपने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साधारण है। आपको लगता है कि मुझे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आप भूल रही हैं। जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उसे नियंत्रित करना सबसे मुश्किल होता है। गुचिंगहान काफी देर तक मुझे देखती रही। आखिरकार उसने मेरी शर्त मान ली और हमारी नकली शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अगले दिन मैं उसके साथ गू ग्रुप के मुख्यालय पहुंचा। पूरी कंपनी में हलचल मच गई। लोग मुझे देखकर फुसफुसा रहे थे, ये कौन है? मैडम गू के साथ क्यों आया है? क्या ये उनका पति है? मैंने मुस्कुराकर सबको हाथ हिलाया। नमस्ते, मैं नया हूं, मेरा ख्याल रखिएगा। गुचिंगहान ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। राष्ट्रपति के ऑफिस में एक आदमी हमारा इंतजार कर रहा था। उसका नाम था हु वेई, गुचिंगहान का कजिन और कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। पिछली जिंदगी में वह मेरा सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर था और वही आदमी बाद में मेरे खिलाफ सबसे बड़ा विश्वासघात करने वाला था। हु वेई ने हाथ बढ़ाया। हेलो, मैं हु वेई हूं। मैंने उसका हाथ मिलाया। हेलो, मैं डिलीवरी करता हूं। उसकी मुस्कान कुछ पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में मुझे 2 चीजें दिखाई दीं, राहत और विनाश। खेल अभी शुरू हुआ था। गुचिंगहान की सेक्रेटरी यू वेई एक फाइल लेकर ऑफिस में आई। मैडम गू, ये तियानहाई स्क्वायर की रिपोर्ट है। तियानहाई स्क्वायर गू ग्रुप का पुराना शॉपिंग मॉल था।
लेकिन पिछले 2 सालों से उसकी बिक्री लगातार गिर रही थी। बोर्ड के कई लोग उसे बेचने की सलाह दे रहे थे। गु छिंगहान ने रिपोर्ट टेबल पर रख दी। यह योजना पूरी तरह बेकार है, यू योवेई ने धीरे से कहा, लेकिन यह मॉल आपके दादाजी ने आपकी मां के नाम पर छोड़ा था। गु छिंगहान का चेहरा थोड़ा बदल गया। मैं सोफे पर बैठा सब सुन रहा था। फिर अचानक बोल पड़ा, उस मॉल का बंद होना तो तय है। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। गु छिंगहान और यू योवेई दोनों मुझे घूरने लगीं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि वह मॉल बंद होने लायक है। मैं खिड़की के पास गया। मेट्रो स्टेशन से निकलकर वहां पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। गर्मियों में लोग धूप में चलते हैं, बारिश में भीगते हैं। गेट पर सस्ती खुशबू आती है जो एयर फ्रेशनर से भी खराब है। मॉल में आज भी पुराने जमाने का संगीत बजता है। खाने की सारी दुकानें सबसे ऊपर हैं। कोई सिर्फ एक कप चाय पीने के लिए 5 मंजिल क्यों चढ़ेगा? यू योवेई का मुंह खुला का खुला रह गया। गु छिंगहान का चेहरा हर वाक्य के साथ बदल रहा था। तुम एक डिलीवरी बॉय हो, तुम्हें बिजनेस के बारे में क्या पता? मैंने कंधे उचकाए। मैं बिजनेस नहीं समझता, लेकिन मैं वहां रोज डिलीवरी करता हूं। 10 में से 8 ग्राहक कहते हैं कि उन्हें मॉल ढूंढने में परेशानी हुई। वहां के दुकानदार रोज शिकायत करते हैं कि ग्राहक नहीं आते। और सच कहूं तो डिलीवरी देने के अलावा मैं खुद भी वहां जाना पसंद नहीं करता। मैं वापस सोफे पर बैठ गया। समाधान आसान है। पहला, मेट्रो स्टेशन से मॉल तक एक कवर किया हुआ रास्ता बनाइए। गर्मियों में धूप से बचाएगा और बारिश में लोगों को भीगने नहीं देगा। दूसरा, गेट की सस्ती खुशबू हटाइए। उसकी जगह एक अच्छा कॉफी शॉप लगाइए जिसकी खुशबू बाहर तक जाए। तीसरा, पुराना संगीत बंद कीजिए, आज के लोकप्रिय गाने बजाइए। युवा लोग आकर्षित होंगे। चौथा, खाने की सारी दुकानें एक जगह रखने के बजाय हर फ्लोर पर अलग फूड जोन बनाइए। और सबसे जरूरी बात, सभी दुकानदारों को ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम से जोड़िए। फिर डिस्काउंट और फूड डिलीवरी के जरिए पहले ऑनलाइन चर्चा पैदा कीजिए। लोगों का व्यवहार बहुत आसान है। जहां बाकी लोग जा रहे हों, लोग खुद वहां जाने लगते हैं। गु छिंगहान काफी देर तक चुप रही। उसकी आंखों में पहली बार ठंडेपन के अलावा कुछ और था। हैरानी, संदेह और थोड़ा सा विश्वास। 1 महीने बाद तियानहाई स्क्वायर का पूरी तरह कायाकल्प शुरू हो गया और कुछ ही समय बाद वहां ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। बोर्ड के वही लोग जो इसे बेचने की बात कर रहे थे, अब गु छिंगहान की तारीफ कर रहे थे। लेकिन सिर्फ गु छिंगहान जानती थी कि इस सफलता के पीछे असली दिमाग कौन था। एक ऐसा आदमी जो पूरे दिन उसके ऑफिस में बैठकर गेम खेलता था और शाम को अपनी पुरानी इलेक्ट्रिक बाइक पर डिलीवरी करने निकल जाता था। डिलीवरी बॉय बनना मेरे लिए सिर्फ काम नहीं था, यह मेरी पहचान छिपाने का सबसे अच्छा तरीका था। मैं शहर के हर इलाके में जा सकता था, हर तरह के लोगों से मिल सकता था और सबसे जरूरी बात, मुझे शहर की सबसे असली जानकारी मिलती थी। एक दिन मैं एक कंपनी में खाना देने गया। लिफ्ट का इंतजार करते हुए मैंने 2 कर्मचारियों की बातचीत सुनी। सुना है, वाइस प्रेसिडेंट हु हाल ही में विदेशी ब्लैक कैपिटल के संपर्क में है। ब्लैक कैपिटल? वही जो कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट के जाल में फंसाकर बर्बाद कर देती है। मेरा दिल थोड़ा गंभीर हो गया। मैं इस कंपनी को जानता था। पिछली जिंदगी में मेरा भी उनसे सामना हुआ था। वे कोई सामान्य निवेश कंपनी नहीं थी। वे एक तरह के वित्तीय शिकारी थे। कॉन्ट्रैक्ट की छोटी छोटी खामियों का फायदा उठाकर कंपनियों और उनके शेयरों पर कब्जा कर लेते थे। और हुवेई का उनसे संपर्क करना सिर्फ एक ही चीज का संकेत था। वह गु छिंगहान के शेयरों को निशाना बना रहा था। उस रात जब मैं विला वापस आया तो गु छिंगहान अपने स्टडी रूम में बैठी थी। टेबल पर एक कॉन्ट्रैक्ट रखा था। मैंने दरवाजे से टिक कर पूछा, आप काफी खुश लग रही हैं। उसने मेरी तरफ देखा। हुवेई ने विदेशी निवेशकों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया है। इससे कंपनी को बहुत फायदा होगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। सच में? गु छिंगहान ने मुझे ध्यान से देखा। शायद उसे अब मुझ पर शक होने लगा था, लेकिन हुवेई उसका अपना कजिन था। वह अभी भी उसके साथ अपने रिश्ते और विश्वास को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहती थी। मैंने कुछ नहीं कहा और किचन में चला गया। कुछ देर बाद मैं उसके लिए गर्म चिकन सूप लेकर आया। आप प्रेग्नेंट हैं? ज्यादा काम मत कीजिए, सूप पी लीजिए। मैंने सूप टेबल पर रखा। फिर जैसे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए पेन उठाया, मेरा हाथ अचानक फिसल गया। पूरा चिकन सूप सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर गिर गया। कॉन्ट्रैक्ट की सबसे महत्वपूर्ण लाइन पूरी तरह धुंधली हो गई।
मैंने घबराने का नाटक किया। ओह, माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। गुछिंघान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे वहीं खत्म कर देगी। मैंने धीरे से कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको मना सकता हूं। ऑफिस में भयानक सन्नाटा छा गया। मैं उसकी प्रतिक्रिया देखने लगा, लेकिन उसने अचानक अपना फोन उठाया। यू वे, ब्लैक कैपिटल से नया कॉन्ट्रैक्ट मंगवाओ, इलेक्ट्रॉनिक और पेपर दोनों वर्जन, और लीगल टीम से हर एक लाइन की जांच करवाओ अभी। फोन रखने के बाद उसने मुझे घूरा। तुम बहुत सावधान रहना। मैंने मासूम चेहरा बनाया। क्यों? कहीं अगली बार पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही ना गिर जाए। अगले दिन लीगल टीम ने कॉन्ट्रैक्ट की एक खतरनाक शर्त खोज निकाली। अगर 3 महीने के अंदर कंपनी के शेयर की कीमत एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंचती तो ब्लैक कैपिटल को बेहद कम कीमत पर गुछिंघान के 20% शेयर खरीदने का अधिकार मिल जाता, और इस पूरे जाल का रास्ता दिखाने वाला था हुवेई। गुछिंघान पूरी दोपहर अपने ऑफिस में चुपचाप बैठी रही। मैंने उसे परेशान नहीं किया। कुछ विश्वासघात ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए इंसान को अकेले रहना पड़ता है। शाम को जब मैं विला वापस आया तो गेट के बाहर 2 परिचित चेहरे खड़े थे, लियू रुआन और उसकी मां। मैंने उन्हें देखकर तुरंत समझ लिया कि वे यहां क्यों आई हैं। लियू रुआन ने मुझे देखते ही कहा, मैं इस अमीर औरत को तुम्हारी असली औकात बताने आई हूं। उसे तुम्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं हंस पड़ा। ठीक है, अंदर चलो। मैंने दरवाजा खोला। हाउसकीपर ने उन्हें देखकर हैरानी से पूछा, ये कौन है? मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरी एक्स वाइफ और एक्स सास। दोनों अंदर आ गईं। विला की शानदार सजावट देखकर उनकी आंखें फैल गईं। तभी गुछिंघान सीढ़ियों से नीचे आई। उसने उन्हें देखकर पूछा, ये कौन है? लियू शुए तुरंत रोने का नाटक करने लगी। मैडम गु, इस आदमी ने आपको धोखा दिया है। यह निकम्मा है, सिर्फ दूसरों के पैसों पर जीता है। लियू रुआन भी बोल पड़ी, यह झूठा है, आप इस पर भरोसा मत कीजिए। गुछिंघान ने उन्हें चुपचाप सुना, फिर मेरी तरफ देखा। क्या यह सब सच है? मैंने सिर हिलाया। हां, मैं निकम्मा हूं। लियू रुआन के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई, लेकिन मैंने आगे कहा, लेकिन एक बात गलत है। मैं उसके पास गया। तुम्हारे मिस्टर जांग कैसे हैं? लियू रुआन का चेहरा बदल गया। इससे तुम्हें क्या मतलब? वो मेरे साथ बहुत अच्छा है, जल्द ही मेरे लिए घर और कार खरीदने वाला है। मैंने अपना फोन निकाला और उसके सामने एक न्यूज आर्टिकल खोल दिया। क्या तुम इसी मिस्टर जांग की बात कर रही हो? न्यूज में उसकी तस्वीर थी, हाथों में हथकड़ी। धोखाधड़ी और अवैध फंडिंग के मामले में गिरफ्तार। लियू रुआन की आंखें फैल गईं। उसने फोन छीनकर खबर दोबारा पढ़ी। यह असंभव है। लियू शुए ने भी खबर देखी। फिर उसके पैर कांपने लगे। हे भगवान, हमने तो उसके बिजनेस में 20 लाख रुपए लगाए थे। मैंने धीरे से कहा, ओह, मैं बताना भूल गया। आज दोपहर मैं उसे खाना देने गया था। वहीं उसकी कंपनी के मालिक से मेरी मुलाकात हो गई। उसने कहा कि आपके परिवार ने जो पैसा लगाया था उसी पैसे से उसका आखिरी बड़ा दांव चला था। लियू शुए वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। लियू रुआन चीखने लगी। पूरा कमरा शोर से भर गया। गुछिंघान मुझे देख रही थी। अब उसकी आंखों में सिर्फ शक नहीं था, कुछ और भी था, शायद डर। वह सोच रही थी, यह आदमी आखिर है कौन? हर बार सही समय पर सही जगह कैसे पहुंच जाता है? मैंने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। मैंने कहा था ना, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप जो चाहती हैं वह हासिल करने में भी, और आपके सामने आने वाली हर परेशानी को खत्म करने में भी। लियू परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। उनका घर कर्ज में चला गया। लियू शुए अस्पताल पहुंच गई और लियू रुआन को कर्ज चुकाने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा। उन्होंने दोबारा कभी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद गुछिंघान और मेरे बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। वह मेरे अतीत के बारे में सवाल नहीं करती थी, लेकिन हर दिन कंपनी की नई समस्या मेरे सामने रख देती, और मैं एक डिलीवरी बॉय की आम समझ से उसके बिजनेस की समस्याएं हल करता। हम दोनों किसी शतरंज के खेल की तरह थे। दोनों एक दूसरे की असली पहचान जानते थे, लेकिन कोई भी पहला सवाल नहीं पूछता था। फिर एक दिन गुछिंघान ने कहा, तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में चलना होगा। किस पार्टी में? हुवेई की बर्थडे पार्टी।
मैंने तुरंत समझ लिया, ये तो सीधा जाल है। गु छिंगहान ने मेरी तरफ देखा। मुझे पता है, लेकिन मैं वहां जाऊंगी। ये हमारे परिवार की परंपरा है, सभी मुख्य सदस्य वहां मौजूद होंगे। फिर उसकी आंखें ठंडी हो गईं। और मुझे एक ऐसा मौका चाहिए जहां मैं सबके सामने हूं वेई का असली चेहरा सामने ला सकूं। मैंने सिर हिलाया। समझ गया, लेकिन वह चुप नहीं बैठेगा, मुझे पता है। इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उस रात गु परिवार के पुराने घर में एक शानदार पार्टी चल रही थी। संगीत बज रहा था, लोग हंस रहे थे, और पार्टी का सबसे बड़ा सितारा था हुवे।